अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और आप लोग जानते ही हैं कि वैसे तो खैर दोनों में सीज फायर हो चुका है और अब लग ये रहा है कि और कोई कंट्री जो है जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है वो शायद बीच में आएंगे और दोनों कंट्रीज के आपस में बातचीत कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कई तरफ से इनकार भी किया जाता है, भारत की तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम अमेरिका की कोई बात नहीं सुनेंगे और अमेरिका को कोई राइट नहीं है कि वो हमारे मामलात में बोले। और इसी तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जी बहुत जल्द जो है वो दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बातचीत करेंगे और उसमें यकीनन अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो भी उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या वो वाकई में हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में जो है बातों की हद तक तो कह लीजिए कि लड़ाई झगड़ा जो है वो अभी भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की हद तक हो, चाहे वो टीवी चैनल्स या फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो बातें हैं, जो कमेंट्स हैं या जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वहां तक अगर आप समझें तो कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या हो रहा है तो उसमें हमें काफी हद तक सूरत हाल जो है या सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देती है। और लग यही रहा है कि शायद दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो किसी अमन की तरफ एक तो चलें और हो सकता है कि जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाए। बाकी जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं वो तो जाहिर है वो हमेशा से चलती आ रही हैं, 78 ईयर्स से चल रही हैं। तो अभी अचानक से ये स्टेटमेंट जो है ये रुक कैसे जाएंगी, ये यकीनन कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की और आप जानते ही हैं कि हमारे जो डीजी आईएसपीआर साहब हैं वो आजकल बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या जरूरत है, क्या पब्लिक को बताना चाह रहे हैं, क्या पब्लिक को जताना चाह रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं अब वो ये बात भी कर रहे हैं कि अब ठीक है, फौज ने जो अपना काम था कि अगर भारत ने अटैक किया था तो जवाब में इन्होंने जो भी किया उसके बाद अब इनको जाना चाहिए अपने काम की तरफ, यानी कि बलूचिस्तान और केपीके और कई दूसरी जगह पर जहां पे पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, बहुत चैलेंजेस का सामना है, वहां जाकर इनको उन चैलेंजेस को कंट्रोल करना चाहिए, चैलेंजेस को कह लीजिए एक्सेप्ट करके और उनका मुकाबला करना चाहिए जो इनका काम है। जो बार बार बताया जाता है हमारे डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कई जगह पे हमारे पॉलिटिशियंस भी ये बात करते हैं कि जी इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, इन्होंने भारत को जवाब दिया या जो भी किया। तो बात सारी ये है कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, ये इनका काम था। और ये जाहिर है अगर किसी भी मुल्क की फौज जो होती है या किसी भी मुल्क की जो एजेंसीज और फौज होती है उनका यही काम होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करे तो वो उसका जवाब दें, उसको रोकें। तो अगर इन्होंने ये किया है तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है जिसके लिए कितने दिनों से जो बातचीत चल रही है या जो वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं वो खत्म होने में ही नहीं आ रही। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं यानी कि आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको जी फील्ड मार्शल भी बना दिया गया। और यहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की के लग रहा है कि आप पता लग ही रहा है कि आखिर किसका ऑर्डर चलता है और किसका नहीं चलता है। लेकिन बहरहाल अब फील्ड मार्शल भी बना दिया तो खैर अब चलें, अब तो कुछ कहानी आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अब बात ये हो रही है कि जी एक तरफ तो फैसल वाउडा साहब जो हमेशा से बूट पॉलिशियर के नाम से मशहूर हैं और वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने इनसे भी ज्यादा बूट पॉलिश करके सबको हैरान कर दिया है, लेकिन फैसल वाउडा साहब जी सेनेट में खड़े होकर कहते हैं कि जी आप जो जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, क्या कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है पाकिस्तान में? मैंने तो नहीं सुना, और अगर हो रहा है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। लेकिन फैसल वाउडा साहब का कहना यह है कि भारत के साथ जो जंग हमने लड़ी और जो जंग हमने जीती वैसे ही जीती है सर जैसे पहले की जंगें जीता करते थे। जी जी, तो जो हमने किया है अब उसके जवाब में फैसल वाउडा साहब का कहना यह है, ये स्टेटमेंट उनकी इंटरनेट पे मौजूद है जो उन्होंने दी है सेनेट में खड़े होकर, कि अब होना ये चाहिए कि जी जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लगा दीजिए ताला। जी हाँ, उनका कहना है सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के जितने भी फंडिंग है, जितने भी जो पाकिस्तान के सूबे हैं या प्रोविंसेस हैं, जहां जहां पर भी
ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، ان ڈیولپمنٹ کے کاموں کو پاکستان کو فوری طور پر روک دینا چاہیے اور وہ تمام کا تمام فنڈ دے دینا چاہیے ڈیفنس میں۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ ڈیفنس کے لوگوں کی جو سیلریز ہیں وہ دگنی تگنی کر دینی چاہیے، اور اس لیے کہ جی انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اور فیصل واؤڈا صاحب یہ وہی ہیں جو فوجی بوٹ لے کر ARY ٹی وی چینل پر ایک ٹاک شو میں بیٹھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سے ایسے شاندار کارنامے کرتے رہتے ہیں جس سے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرف سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں۔ تو جی فیصل واؤڈا صاحب کا کہنا یہ کہ ہمارے جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں دگنی تگنی کر دینی چاہیے، جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ جی فوری طور پہ روک دینے چاہیے، اور وہ پیسہ بھی ڈیفنس میں کر دینا چاہیے۔ یعنی کہ جون میں جو بجٹ آنے والا ہے، جو بجٹ اناؤنس ہونے والا ہے، جو کہ IMF سے پوچھ کر IMF کی پرمیشن سے ہی پاکستان جو ہے وہ بجٹ لانے والا ہے، اس بجٹ کے بارے میں بھی فیصل واؤڈا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس بجٹ میں ڈیفنس بجٹ سب سے زیادہ ہو۔ سر ویسے بھی ڈیفنس بجٹ ہمیشہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں؟ اگر ہم ایجوکیشن پر پیسہ لگاتے تو یہ فوٹو آپ کی فوجی بوٹ لے کر ٹاک شو کے اندر میرے پاس نہ ہوتی، لیکن ظاہر ہے ہم ڈیفنس بجٹ پہ ہی سارا پیسہ لگاتے ہیں، ہم ہرگز ایجوکیشن کے اوپر، لوگوں کی بھلائی کے اوپر، لوگوں کے اوپر، یعنی کہ جسے کہہ لیجئے کہ جو انسان ایک یہاں پر بستے ہیں جن کی کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو پاور میں نہیں ہے، عام سٹیزنز کی بات کر رہی ہوں، ان بیچاروں کے پاس نہ تو صاف پینے کا پانی ہے نہ ہی اور چیزیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو آپ لوگ کبھی نہیں سوچیں گے، آپ تو یہی سوچیں گے کہ جی ڈیفنس میں بجٹ، سارا بجٹ جو ہے ڈیفنس میں ہی دے دیں۔ سر باقی چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے، چھوڑیں جی، رہنے دیں۔ پارلیمنٹیرین کی تو آپ پہلے ہی کئی پرسنٹ اپنی سیلریز بڑھا چکے ہیں، اب آگے جی فوجی بجٹ، تو ظاہر ہے کہ میں تو کہوں گی کہ ہماری طرف سے، مطلب ہمارے لوگوں کی طرف سے، ہمارے بھائی لوگوں کی طرف سے انڈین جو پرائم منسٹر ہیں مودی جی، ان کو ایک آفیشل تھینک یو لیٹر جانا چاہیے کہ سر آپ نے ہمیں بچا لیا۔ لوگ تو ہم سے کبھی بلوچستان کا پوچھتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ KPK میں TTP کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی، کبھی کہتے تھے پاکستان میں سیکیورٹی سسٹم کیوں خراب ہے، پاکستان میں لوگوں کو اس طرح سے کچھ بھی کہہ کے مار کیوں دیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز کا ایشو کیوں ہے۔ سر آپ نے ان تمام چیزوں سے ہماری جان چھڑوا دی۔ آپ نے جو اٹیک کیا اس کے بعد سے پاکستانیوں کو ہم صرف یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھا، ہم تو کہتے تھے بھارت کھا جائے گا، اور اگر ہم نہ ہوتے تو بھارت تو کب کا کھا گیا ہوتا۔ اور اب اسی وجہ سے سر جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی فیصل واؤڈا جیسے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ڈبل ٹرپل کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کام اگر کوئی تھوڑے بہت ہو بھی رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے۔ ڈیولپمنٹ کا کام آپ کس کو کہتے ہیں فیصل واؤڈا صاحب؟ وہی جو اسلام آباد میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جو روڈ بنائی گئی تھی یا جو برج بنایا گیا تھا وہ کس طریقے سے ایک ہی بارش میں اس کا ایسی تیسی ہو گئی، اس کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد تو کسی نے جواب نہیں دیا، نہ آپ کے ہوم منسٹر نکلے، نہ کوئی اور نکلے، نہ وہ ٹھیکیدار نکلا جس کو کہ وہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، جس کو پیسہ کھلایا گیا تھا، سب کے سب ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے۔ آپ اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ یقیناً آپ شاید اسی کی بات کر رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر ہمارے سوشل میڈیا پہ تو کچھ اور شرابہ ہوا، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ اب جی فیصل واؤڈا صاحب کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم پھر کہیں جی DGISPR صاحب نے جو پریس بریفنگ دی اس میں جی ان کا کہنا یہ تھا بھارت نے کرتارپور کوریڈور بند کر دیا۔ جی کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ ہم نے سکھ کمیونٹی کے لیے لگایا تھا، اور سکھ کمیونٹی وہ ہے جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے جی یہ بھی کہا، DGISPR صاحب کا کہنا تھا کہ جی ہم جتنے بھی جو گردوارے ہیں پاکستان میں اور جو دوسری عبادت گاہیں ہیں خاص طور پر سکھ کمیونٹی کی، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں DGISPR صاحب نے وہ گانا سنا ہے کہ نہیں سنا، جھوٹ بولے کوا کاٹے، اگر نہیں سنا تو کوئی ان کو بھیج دے پلیز۔ تو سر میں نے تو سنا کہ مندر توڑے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ گردوارے بہت گرائے گئے ہیں، اور چرچ تو جلائے گئے ہیں۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، 2-1 سال پہلے ہم نے 20-21 چرچ جلا دیے تھے۔ گردوارے تو آپ اگر پنڈی راول پنڈی میں جائیں جہاں کے آپ لوگوں کا وہاں پر وہ بھی ہے نا، جسے کہتے ہیں آپ لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی گردوارے جو ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے، کئی گردواروں کو ڈیمولش کر دیا، کئیوں میں جو ہے وہ خالی پڑے ہیں اور لوگوں کو کرائے پہ دے دیے، لوگ وہاں پر رہتے بھی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جی
सिख कम्युनिटी जो है जी वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दिल के बहुत ही नजदीक हैं और मुसलमानों के साथ सिखों का एक खास रिश्ता रहा है और पाकिस्तान का तो बहुत ही रहा है। और बिल्कुल हम आपकी बात से सर कैसे इनकार कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम ना करेंगे तो आपको तो पता है ना, फिर हमारे तो बैंक अकाउंट भी जो है वो लॉक कर दिए जाते हैं, वो कर दिया, मतलब हम क्या चीजें हमारे साथ जो। हम आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो इमरान खान के जमाने में, क्या इमरान खान के जाने के बाद भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनके भी बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए, इनके भी बैंक अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है, जो भी आप लोग समझे। और उसकी वजह भी यही है कि सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स वगैरह इन्होंने लगा दी थी जिस वक्त के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान पर अटैक किया था। उन दिनों इन्होंने कुछ अफसोस के इजहार कर दिया था उन लोगों के लिए जो हमारी साइड से शहीद हुए थे, और उसके बाद इन्हें कहा गया कि ऐसे कैसे तुमने कह दिया, हमने तो अनाउंस नहीं किया, तुमने आगे से ट्वीट लगा दी। और भी कई ट्वीट्स थी या कुछ बातें थी जिसकी वजह से आरिफ अलवी साहब का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए, मतलब जितने भी उनके बैंक अकाउंट से सुनाए तमाम ब्लॉक कर दिए। बहरहाल केस चल रहा है उनका अदालत में, अब देखते हैं कि कब उनकी जान छूटती है। लेकिन बात सारी है कि हमारे DGIS पीआर साहब का कहना ये है कि जी जो सिख कम्युनिटी है हम उसके बहुत नजदीक है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम उनके लिए कह लीजिए कि उनके जो इबादत गाहें हैं हम उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। भारत ने बड़ा जुल्म किया है कि भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को अपनी साइड से बंद कर दिया, हालांकि हम तो बहुत खातिरे किया करते हैं, हम बहुत अच्छे से उन लोगों को रखते हैं जो भी सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में आते हैं। और अगर यही बात है, अगर वाकई में, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है हमारे यहाँ से बार बार हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान अटैक करे या प्लान कर रहा है या कर सकता है, इस किस्म की न्यूज वहां पर चल रही थी। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो सिखों की बहुत इज्जत करते हैं, तो भला हम कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि अहमद शाह अब्दाली इसने जी ये आजकल क्या हमेशा से ही हमारा हीरो है और अब्दाली को हम हीरो मानते हैं और हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, उसके कारनामे बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इसने इस्लाम की बहुत खिदमत की थी, बहुत अजीम बादशाह था, बहुत जबरदस्त इंसान था और हम इसको हीरो अभी तक मानते हैं, जगह जगह हमें कहा जाता है। इसने जी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गोल्डन टेम्पल के ऊपर इसने अटैक किया था इस आदमी ने, जिसमें से 2 डेट्स तो मैंने गूगल करके निकाल ली हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं, 1757 और 1762। उसमें तो खैर इसने अहमद शाह अब्दाली ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया था और इस आदमी को हम हीरो मानते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम सिख कम्युनिटी के बहुत करीब हैं और सिख जो हैं वो हमारे ही हैं, हमारे लोग हैं और हम उनको बिल्कुल बहुत अपने दिल के करीब समझते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके इबादत गाहों की हिफाजत करते हैं, तो कोई मुझे ये बता देगा कि ये अहमद शाह अब्दाली कौन था और आखिर हम इसे हीरो क्यों मानते हैं। और इसने जो 3 बार अटैक किया था गोल्डन टेम्पल पे, उसके बारे में हमारी क्या राय है, हम क्या समझते हैं कि इस आदमी को क्या कहा जाए फिर। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के सवालात जो हैं वो मेरे ख्याल है उन तक पहुंचेंगे नहीं। दूसरा जी जो हमारे DGIS पीआर साहब है उनका ये भी कहना था कि जी बलोचिस्तान की उन्होंने बात की। बलोचिस्तान में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो बलोचिस्तान में फंड कर रहा है, भारत जो है वो बलोचिस्तान के लोगों में फंड करके और वहां पर हंगामा करा रहा है। और उनका ये कहना था कि जी हम बलोचिस्तान में जिन लोगों को मार रहे हैं वो टेररिस्ट है, उनका ये यानी वो टेररिस्ट हैं। और सर ये जो पंजाब में आपने बिठा के रखे हैं, यानी कि ये हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के नमूने जो अनमोल रतन जो आपने यहाँ पंजाब में रखे हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगी या आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में टेररिस्ट है, यानी वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स के लिए कह रहे हैं कि जिन लोगों को वापस लाया जाए, हमारे लोग हैं, उनको आप टेररिस्ट बता रहे हैं, और जो असल टेररिस्ट जो पंजाब में बिठा रखे उनके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे, उनके बारे में आपके एक वर्ड नहीं निकाल रहे आपके भाई लोगों का क्या करना है, ये भारत के हवाले करेंगे या खुद ही सजाएं देंगे, इन लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि ये मजीद नुकसान ना पहुंचा सके, ना तो पाकिस्तान का और ना ही पाकिस्तान से बाहर किसी का। इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। एक जो कह लीजिए वीडियो क्लिप है वो भी आपका बड़ा आजकल वायरल है, जिसमें कई लोग ये बता रहे हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है और टेररिज्म को लेकर वो और हाफिज सईद का स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही लोगों को लग रहा है। क्यों लग रहा है पता नहीं, इसलिए कि मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यकीनन बहुत से लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और वो यकीनन उस क्लिप को भी देख रहे होंगे। तो इधर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए और अपने जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको ऐसा मत बताइए कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो जाकर मिल जाए किसी ऐसे आदमी से जिसको कि सारी दुनिया दहशतगर्द मानती हो। डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में उनका कहना था कि जी डॉक्टर मारंग बलोच जो है जी वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हैं और वो यानी कि उन लोगों के साथ मिली हुई हैं जो कि टेररिस्ट हैं। बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में ये सब बातें की गई और यकीनन मैं डॉक्टर मारंग बलोच को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि एक खातून होकर, एक फीमेल होकर इतनी बहादुरी के साथ वो अपने लोगों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा जी हमारे DGISPR साहब ने कि मारंग बलोच साहिबा होती कौन है लाशें मांगने वाली, कि जी जिन लोगों की को मारा गया है उनकी डेड बॉडीज दी जाएं। यानी आप किसी को भी मार के दहशतगर्द कह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं जी उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिलनी है। मतलब एक अजीब सा माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में, एक अजीब ही हालत कर रखी है कि लगता है जंगल राज जिसे कहते हैं ना, कि मतलब कुछ भी हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई रोकने वाला है। और यकीनन ये पॉलिसीज जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे जाकर भी नुकसान ही पहुंचाएंगी और इस तरफ इनको डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जी उन्होंने ये भी कहा, हमारे जो भाई लोग हैं उनका कहना ये था कि जी हम बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को मार रहे हैं। मतलब सर ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि वो दहशत गर्द हैं, मतलब आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप उन्हें मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो दहशत गर्द हैं। अच्छा चले मान लिया, तो फिर ये हाफिज सईद क्या है? हाफिज सईद और मसूद अजहर क्या है? इनको कब मारा जाएगा, इनको कब पकड़ा जाएगा, इनको कब सजाएं होंगी, ये भी बता दीजिए। उनका ये भी कहना है कि जी हम डेली जो है वो 150 के करीब ऑपरेशंस कर रहे हैं बलूचिस्तान में और ऐसे कर रहे हैं कि किसी को पता ना लगे। सर ऑपरेशन तो ऐसा होना चाहिए ना जैसे भारत ने किया था ऑपरेशन सिंदूर, 2 दिन किया था, सारी दुनिया को पता चला, सबको पता हुआ कि वहां पर जो है मसूद अजहर की फैमिली थी और मसूद अजहर के लोग मारे गए और कई दूसरे लोग इस तरीके से मारे गए जो कि बहुत से लोग तो खैर मासूम लोग भी मारे गए। मैं ये नहीं कह रही कि सबके सभी दहशतगर्द थे, लेकिन उनका दावा ये है भारत का कि जी, और साथ ही मसूद अजहर का भी स्टेटमेंट आ गया था कि उसकी फैमिली के लोग जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और उन्होंने ये बता कर के जी ये आपके यहाँ जो है वो टेरर कैंप से हम उनको उड़ाने आ रहे हैं, चाहे गलत किया हो या सही किया हो, बारह ऑपरेशन वो था। अब आप 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं लग रहा, अजीब सी बात है। लेकिन हाँ इसके साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को पता लगे। तो सर अगर आप कह रहे हैं कि किसी को ना पता लगे कि आप 150 ऑपरेशन कर रहे हैं तो मीडिया बिठा के बता क्यों रहे हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि ये हमारे मीडिया वाले जो आप बिठाते हैं सामने और उनमें से अक्सर ही मेजोरिटी जो है वो वही होते हैं जो कि आपके फेवरेट होते हैं। यानी आप तो कह रहे थे कि जी गोदी मीडिया और पता नहीं कौन सा मीडिया जो भारत के मीडिया को कहा जाता है वो उनके अपने ही लोगों ने नाम रखा है, हमने नहीं रखा, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो जी कहा जा रहा था जी गोदी मीडिया जो है वो ऐसा 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 फैला रहा है, ये कर रहा है। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये फौजी मीडिया जो पाकिस्तान का है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसलिए कि पाकिस्तान में पहले 2-3 चैनल हुआ करते थे जिन्हें हम कहते थे कि जी ये जो है ना ये डिक्टेशन लेकर आते हैं, लेकिन अब तो सबका वही हाल है, एक से लेकर जी तक सब उसी तरीके से बोलते हैं। तो अगर वो गौदी मीडिया है तो सर ये भी तो फौजी मीडिया है ना, तो इसके बारे में भी कुछ बता दें कि इनको कितनी इजाजत है बात करने की, ये क्या बात कर सकते हैं। अब हमारे जैसे लोग जो हम तो खैर यूट्यूब पे बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमें किस किस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं और कब हम अचानक गायब हो जाएंगे, कब हमें भी कह दिया जाएगा कि जी ये तो गद्दार हैं और ये तो जी बलूचिस्तान के लोगों के साथ मिले हुए, हमें भी मार दिया जाएगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले रहा। और इसीलिए मैं तो डेली बेसिस पे जीती हूँ भाई, ठीक है ना। जो खाना पीना है, जो ड्रेस व्रेस खरीद लो, इसलिए कि कल हो ना हो। यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले सब इसी तरह सोचते हैं कि कल हो ना हो, पाकिस्तान का वो हाल आपने करके रखा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी, पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको दुनिया में कोई इज्जत मिलेगी। मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। अब आपको लगता होगा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जी बलूचिस्तान के लिए लोग बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में एक हंगामा है, डॉक्टर मारंग बलोच को भी उठाकर इन्होंने उन्हीं लोगों में शामिल कर दिया जो कि कह लीजिए कि मुल्क में गड़बड़ करते हैं या टेररिज्म करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर मारंग बलोच को इस तरह से कहा जा रहा है, और डॉक्टर मारंग बलोच वही है जो दुनिया में पहचानी जाती हैं और दुनिया में अपनी पीस एक्टिविटीज की वजह से पहचानी जाती हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई विश कि वो जल्द ही हम उनको जेल से बाहर देखें और बलूचिस्तान में हम अमन होता हुआ देखें।
अफगानिस्तान के बारे में उनका कहना था, अफगानिस्तान हमारे इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अफगानिस्तान से हम कहेंगे कि वो अपनी कंट्री में टेररिस्ट जो है उनको पनाह ना दें, अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान के खिलाफ। साथ उनका ये भी कहना था कि जी अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स है, मतलब ये कि आप खुद तो आप पनाह दे रहे हैं, टेररिस्ट जो है आपने बिठा के रखे हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे लखवी वखवी क्या क्या नाम है, और आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं जी वो टेररिस्ट जो है उनकी पनाहगाह ना बने, यानी कि आप टीटीपी की बात कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब हो ये रहा है जी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो तो सीधे कह दिया जाता है भारत फंड कर रहा है, भारत पैसा दे रहा है, भारत हथियार लेके दे रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप सारा दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या क्या करते हैं? मटर छिलते हैं? मतलब कुछ तो काम आपका भी होगा ना। और ये तो मैं नहीं मान सकती कि भारत के लोग जो है अपने सारे काम काज छोड़ के सिर्फ सारा फोकस उनका सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। और बलूचिस्तान का इशू तो पाकिस्तान बनने के टाइम से लेकर अभी तक चल रहा है, तो उसके ऊपर आप ना सही पॉलिसीज बनाएंगे, ना सही काम करेंगे, और उसके बाद इस किस्म की बातें करेंगे। बाकी जो रही सही कसर हमारे इंडिया के लोग हैं वो ये पूरी कर देते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बात करो, चाहे वो बेचारा अपनी जान जोखम में डाल के बात कर रहा हो और पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाने के लिए कोशिश कर रहा हो, बोल देंगे जी ये तो एजेंसी का बंदा है। शायद दुनिया की वाहिद एजेंसी है जिसके ऊपर अगर कोई कह दे कि जी एजेंसी के बंदे, तो लोग कहते हैं ना 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 भैया हम नहीं, ना माफ कर दो। मतलब इतने बदनाम लोग हैं। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर हमारे जो इंडियन दोस्त हैं या इंडियन में जो देखते हैं, उनको न जाने किसने ये घोल के पिला दिया है कि पाकिस्तान में 26 करोड़ के 26 करोड़ जो है वो कोई एजेंसी के लोग हैं। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में बड़े बहादुर लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, और वो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश रहें और हमारे उनके साथ टर्म्स बेहतर हों। इसलिए अगर कोई एफर्ट कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो कम से कम उस बेचारे को परेशान मत कीजिए। उसको सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें आप लोग लिखते हैं, एक बार लिखने से पहले सोच लिया करें कि क्या लिख रहे हैं आप लोग और क्या बात कर रहे हैं। लेकिन खैर ये मैं सबको नहीं कह रही, अक्सर लोग तो बहुत जाहिर है कि हौसला अफजाई भी करते हैं, बहुत हिम्मत भी बंधाते हैं, लेकिन कुछ लोग न जाने क्यों किस बात से नाराज है, अपने आप से खफा है, अपने हालात से खफा है, किस बात से खफा है कि वो हर वक्त किसी ना किसी किस्म का अटैक करते रहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है ऊपर वाला उनको कोई अक्ल दे, इसलिए कि मैं तो सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला अक्ल दे, इसलिए कि अगर ऊपर वाला अक्ल देगा तभी वो सही सोच पाएंगे, तभी वो सही देख पाएंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।